हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी। जिन्होंने भी लिया होगा बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे और उनके सिलेबस में अगर विद्यापति की जो है पदावली है आपको पढ़नी होगी, तो उसके एक पार्ट को आज देखेंगे। यानी कि उनके पदावली का ही एक हिस्सा है, यानी एक कविता है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। देख देख राधा रूप अपार, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है उसको देखेंगे। आप अगर हिंदी को लिए होंगे और एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में आपने हिंदी को चुना है, तो आपके सिलेबस में इस टॉपिक को रखा गया है और इसी को आज आप पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग आसान भाषा का यूज करेंगे और चीज़ों को हम तोड़ के समझाने का प्रयास करेंगे। बाद में इसके प्रश्न को दिखा देंगे कि आखिर कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और इसके संपादक कौन है उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। फिर जो ये कविता है, कविता को समझेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। बाकी ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए इसको समझते हैं। तो देखिए, ये जो विद्यापति की पदावली है, जो ये कविता है, ये क्या है जानते हैं? ये संग्रह है। तो इसको संग्रहित करने का कार्य बाद में जो है ना रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा किया गया था। तो पहले चीज़ ये समझिए कि पदावली जो है ये कविता है, कविताओं का संग्रह बाद में किया गया। मतलब कई एक कविता, विद्यापति के द्वारा कई कविताएं लिखी गई थी। ठीक है, उसको जो है ना बाद में क्या किया गया, एक जगह कंपाइल कर दिया गया और उसका संपादन किया गया। और वो संपादन करने वाला कोई और नहीं, रामवृक्ष बेनीपुरी जो थे उनके द्वारा किया गया था। तो विद्यापति के बारे में हमने इंट्रोडक्शन इसका कराया हुआ था आपको पिछले वीडियो में, जहाँ पे हमने विद्यापति की जीवनी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा किया हुआ था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए और फिर यहाँ से अब समझिएगा। इसका संपादन कौन करता है, आपसे पूछेगा कि विद्यापति के जो पदावली है उसका संपादन करता कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो चलिए पहले रामवृक्ष बेनीपुरी को समझ लें कि आखिर वो कहाँ के थे, उनका जन्म कब हुआ और उससे रिलेटेड जो उनके द्वारा जो अन्य कार्य किए गए और उनकी जो पुस्तकें हैं उसको देख लीजिए। चूंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम जब होता है तो वहाँ पे संपादक के बारे में भी पूछ लिया जाता है और फिर इसके बाद हम लोग इस कविता पे आएंगे। ठीक है, विद्यापति की जो कविता है उसको देखेंगे। तो पहले देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म जो हुआ था 23 दिसंबर जो है 1899 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये बेनीपुर जगह है जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है, जो कि बिहार राज्य में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बेनीपुर जगह है, इसी के आधार पर इनका नाम बेनीपुरी पड़ गया कि इनका जो घर का, यानी कि ये जो गांव से आते थे ना, उस जगह का ही नाम था बेनीपुर और इसी के नाम पे इनका नाम भी पड़ गया रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इनकी मृत्यु जो होती है 9 सितंबर 1968 को बिहार में ही हो जाती है। तो इतनी चीज़ें इनसे रिलेटेड जो सामान्य चीज़ें हैं उसको आप जान लीजिए। इनके पिता का नाम फूलचंद था। उसके बाद इनका जो होता है ना, ये बचपन में ही इनके माता पिता गुजर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने स्कूलिंग की, इनकी जो मौसी है उनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया। उसके बाद इन्होंने स्कूलिंग की, इन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद देखिएगा जो इनका दौर है, यानी कि इनका जब जन्म होता है और इनकी जो डेथ होती है, उसी समय आप देखिएगा कि भारत में जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन उभर कर सामने आ रहा था, यानी स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था उस समय। और गांधी जी भारत आ चुके थे और उन्होंने 1915 के बाद मतलब भारतीय राजनीति में प्रवेश कर लिया था। और उसके बाद देखिएगा रामवृक्ष बेनीपुरी जो असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है गांधी जी के द्वारा 1920 में, वहाँ पर वो भागीदार होते हैं। और फिर देखिएगा स्वतंत्रता संघर्ष जो अंग्रेजों के विरोध में चला था हमारे हिंदुस्तानियों के द्वारा, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। ये बात इनके जो सामान्य परिचय है उसमें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। उसके बाद देखिए इन्होंने कई एक रचनाएं की, तो जिसमें से है एक रजिया, ये जो है इनकी रचना है। उसके बाद देखिए माटी की मूर्तें हैं। उसके बाद जंजीर और दीवारें हैं, गेहूं और गुलाब जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, चीता के फूल है, महाराणा प्रताप जो है, ये सारी चीज़ें इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने कुछ संपादन किया। तो संपादन का अर्थ पहले समझिए। संपादन का अर्थ होता है ना बच्चों, मान लीजिए आप एक कवि है, आपने कई कविताओं को लिखा और जहां तहां उसको रख दिया। ठीक है, उसको एक कंपाइल आपने नहीं किया था। बाद में हो सकता है आप ही का कोई जो है वह भी कवि होंगे, और मतलब मान लीजिए कि आपके बाद कोई और व्यक्ति हुए जिन्होंने आप ही की कविताओं को एक जगह रख के, यानी सभी कविताओं को एक जगह रखकर उसका संपादन करा दिया। इसी को बोलते हैं संपादक। ठीक है, तो ठीक वैसे ही विद्यापति की जो रचनाएं हैं, विद्यापति की जो पदावली है, उसका संपादन करने का कार्य इन्होंने किया था रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। तो इसमें विद्यापति की पदावली को देखिएगा। उसके बाद देखिए तरुण भारती है, कर्मवीर है, ये सभी चीज़ों का इन्होंने संपादन किया था। तो इतनी चीज़ें आप मेनली आप याद रखिएगा इनसे रिलेटेड, चूंकि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न इनसे भी बनेंगे। चूंकि ये संपादक हैं, आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए इनको जानना और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले यूनिट का पहला टॉपिक अब शुरू करते हैं, जो कि आपका जो कविता है विद्यापति की पदावली का, उसको देखिए। तो देखिए देख देख राधा रूप अपार, ये जो आपके कविता का पार्ट है, यही कविता है। तो इसमें बेसिक चीज़ क्या है, देखिए इसके कंसेप्ट को पहले आप समझ लीजिए। इसमें जो है ना देख देख राधा, ये बोल ही रहा है कि राधा का रूप जो है वो इतना मनमोहक है, यानी इतना आकर्षक है कि उसको देखकर कोई भी मोहित हो सकता है, चाहे वो कृष्ण हो या फिर कोई और, सब कोई उनकी ओर मोहित हो सकता है। उनका रूप इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है, यही चीज इस पे की गई है। यानी कि इसमें आप देखिएगा राधा के रूप का यशोगान किया गया है, यानी उसका भरपूर इसमें जो है ना सुंदरता का वर्णन किया गया राधा का। तो ठीक है, राधा कौन, वही
जो आप जानते हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण की प्रेमिका जो रहती है राधा, उन्हीं के बारे में इसमें आपको पढ़ना है और उन्हीं का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए पहले कविता को हम लोग समझ लें, उसके बाद इसके भावार्थ को समझेंगे, क्योंकि चीज़ें आपसे इसी तरह से पूछी जाएंगी और आपको जवाब भी अच्छे ढंग से और तरीके से देना है, ठीक है। अपरूप के विहि असी मिलाओल, खिति तल लाभ निसार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, एहि पड़े अधीर, मनमथ कोटि मथन करु जोजन, से हेरी मही मधी गीर। उसके बाद देखिए अगला जो पंक्ति है इसका, वो है कत कत लखीमी चरण तल ने, ओछहे रंगीनी हेरी विभीर। उसके बाद है करु अभिलाषा मन ही पद पंकज, अहो निसी कार अगोरी। ये पूरा कविता है आपका, ये इसकी पंक्तियां हैं। इसमें टोटल जो है आपने देखा 5 श्लोक है, 10 पंक्तियों में ये कविता है। अब इसके भावार्थ को एक एक करके आपको समझना है। पहले तो इस कविता को देख लीजिएगा, इसको पढ़ने का तरीका जो है हमने बता दिया है। अपरूप के विहि असी मिलाओल, खिति तल लाभ निसार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, एहि पड़े अधीर, मनमथ कोटि मथन करु जोजन, से हेरी मही मधिगीर। उसके बाद कत कत लखीमी चरण तलने, ओछय रंगिनी हेरी विभीर, करु अभिलाषा मन ही पद पंकज, अहो निसी कार अंगोरी। इतनी कविता है, ये कविता की लाइनें हैं। अब इसके अर्थ को समझिए। देखिए जहाँ पे चीज़ें हैं ना, इसको अब समझना है। इससे पहले आप कविता पढ़ने का तरीका समझ गए कि कविता आखिर है क्या। अब इसके अर्थ को समझिएगा, तो आपसे व्याख्या करने के लिए यही चीज़ पूछेगा। तो एक एक पंक्ति का अर्थ को अब समझते हैं हम लोग, यानी कि उसके अर्थ को समझने का इस तरह से प्रयास करिए कि अपरूप के विहि असी मिलाओल, खिति तल लाभ निसार। इस पंक्ति का अर्थ जो है ना, इसमें अब अर्थ अगर आपको लिखना हो या व्याख्या इसकी करनी हो ना, तो इस तरह लिखिएगा। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहने का प्रयास करते हैं कि हे सखी, देखिए राधा का रूप कितना अपार है। यानी कि इस जो कविता में जो ये लेखक है, यानी कि जो ये कविकार है, ये जो विद्यापति हैं, वो इसमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए हे सखी, देखिए राधा कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है। इनको देखकर ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने पृथ्वी की सबसे जो अमूल्य या खूबसूरत तत्व है ना, उसी से इनका निर्माण किया हो या इनकी रचना की हो। यानी कि इसमें जो है ना, इस पंक्ति के माध्यम से इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है, इसको समझिए फिर से, कि जो राधा है वो इतनी खूबसूरत है, जिसका निर्माण जो ईश्वर के द्वारा जो इनकी रचना की गई है ना, वो पृथ्वी की सबसे खूबसूरत चीज़ों से, वस्तुओं से की गई है। यही इस मतलब पंक्ति का अर्थ होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अपरूप विहि असी मिलाओल, मतलब इस पंक्ति का पूरा अर्थ को यहाँ पे हमने रख दिया, आपको समझा भी दिया, उसको ध्यान में रखिएगा। अब अगले पंक्ति को देखिए और उसके अर्थ को समझिए। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हे ये पड़े अधीर। यानी कहने का मतलब है अंग अंग, इनकी जो अंग अंग है, यानी कि हे सखी, राधा का प्रत्येक अंग इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, उसको देख के जो सेक्स के देवता होते हैं ना, कामदेव, वह भी व्याकुल हो उठते हैं। वह भी देखकर व्याकुल हो गए हैं कि इतनी खूबसूरत जो राधा का रूप रंग, जो उनकी जो भाव भंगिमा है, उसको देखकर वो व्याकुल हो गए हैं। इस पंक्ति का यही अर्थ होता है। इसको भी ध्यान में आपने रखना है कि इसका अर्थ क्या है। उसके बाद देखिए, मनमथ कोटि मथन करु जोजन, से हेरी मही मधिगीर। इसका अर्थ ये हुआ कि करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को मथ कर जिस कृष्ण का सौंदर्य हुआ है, यानी भगवान श्री कृष्ण, जो देखिए जो स्वयं इतने खूबसूरत हैं, जो जिनकी विशालकाय प्रतिमा और उनकी सुंदरता देखने लायक है, वह भी इस राधा की सुंदरता और इनकी जो सौंदर्य है उसके सामने मूर्छित हो जाते हैं और वो पृथ्वी के मध्य में गिर जाते हैं। ये इस पंक्ति का अर्थ होता है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो राधा है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, जिनके सामने भगवान कृष्ण भी मतलब मूर्छित हो गए हैं, यानी कि नतमस्तक करते हैं। तो ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा इस पंक्ति से रिलेटेड। अब अगला पंक्ति जो है उसके अर्थ को देखिएगा। करु अभिलाषा मन ही पद पंकज, अहो निसी कार अगोरी। यानी कि कहने का मतलब है मैं अभिलाषा करता हूँ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है वो बताना चाहते हैं विद्यापति जी कि देखिए मैं अभिलाषा करता हूँ कि ये जो पद पंकज वाली जो सुंदर राधा है, उनकी जो पद का मतलब होता है ना, जो उनका पैर है, जो पंकज का अर्थ होता है हिंदी में कमल, यानी कि कमल के स्वरूप जो उनका पद है, यानी कि जो उनका पैर है, वह हमारी झोली में आके गिरे, यानी हमारे जो है गोद में आकर रहे और मैं उनका दिन रात रखवाला बन के रहूं और दिन रात उनकी रखवाली करता रहूं। यानी कि कहने का मतलब इस पंक्ति में यही कहना चाहते हैं
कवि जो है यानी कि विद्यापति जी, कि देखिए राधा इतनी खूबसूरत है, इतनी इनकी जो प्रतिभाएं हैं या इनकी जो सुंदरता है वो देखकर इतना मतलब अद्भुत लगता है कि ये मन में हमारा विचार आता है कि जो राधा का जो पद है यानी कि जो उनका पैर है वो हमारी मतलब गोद में आकर रहे और मैं दिन रात उसकी सेवा करता रहूं, उसको देखता रहूं। यानी कि पूरा जो आप भावार्थ के आधार पर इसको समझिए ना। अगर आपसे पूछ दे कि जो ये देख देख राधा रूप अपार जो कविता है विद्यापति जी का, इसका भावार्थ लिखिए, तो भावार्थ में लिखिएगा कि देखिए इस कविता के माध्यम से कवि विद्यापति ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए इसमें जो है कि जो राधा है वो काफ़ी सुंदर है और उनकी सुंदरता के सामने जो है ना मतलब जो सेक्स के देवता कामदेव होते हैं ना जिनको बुलाया जाता है, वह भी फीके पड़ जाते हैं और वह भी व्याकुल हो जाते हैं उनकी सुंदरता के सामने। और उसके बाद क्या इसमें आप बताइएगा कि भगवान कृष्ण जो स्वयं इतने सुंदर हैं वह भी राधा की सुंदरता को देखकर पृथ्वी पर के मध्य आ गिरते हैं। और उसके बाद इसी पूरे मतलब कविता के माध्यम से ये जो कवि हैं मतलब जो विद्यापति जी हैं वो चाहते हैं कि हमें यानी कि हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो कि राधा रानी जो है उनका पैर हमारे गोद में रहे और हम दिन रात उनकी सेवा करते रहे या उनको देखते रहे। इस कविता के माध्यम से यही संदेश या नहीं तो यही चीज़ वो व्यक्त करने का प्रयास करते हैं जिसको हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही शानदार हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उन प्रश्नों को देख लीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न होगा देख देख राधा रूप अपार कविता का भावार्थ लिखिए, जो कि हमने बता दिया। पूरे इसके भावार्थ को लिखिएगा जिसमें आप कविता को भी लिखिएगा यानी कि उसके इस तरह से आप लिखेंगे उसको, जैसे कि ये पंक्ति लिखिएगा उसके अर्थ को लिखिएगा। ये दोनों ही चीज़ आपको लिखना होगा पूरा का पूरा कविता का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा देख देख रूप राधा जो ये कविता है नहीं देख देख राधा रूप अपार जो कविता है इस कविता की व्याख्या कीजिए। यानी कि इसमें आपको वही फिर से वही चीज़ें करनी है कि उनके सारे जो श्लोक हैं उसको लिखना है, उसके अर्थ को लिखना है, इन चीज़ों को लिख के आपको इसकी व्याख्या करनी होगी। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो कवि परिचय है उसको बता दीजिए, तो उसको बता दीजिएगा। और चौथा प्रश्न जो इससे रिलेटेड बनेगा ना कि विद्यापति की जीवनी को बताइए और उनकी रचनाओं का वर्णन करें, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था उसको लिख दीजिएगा, तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे इसी तरह के बनेंगे और इसको आप बड़े ही आसानी से डील कर सकते हैं यानी हल कर सकते हैं अगर इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा तब। लेकिन इसमें एक चीज़ आप बारीक ये रखिएगा, चीज़ों को बार बार सुनिए, बार बार उसको देखिए और रिवीजन कीजिए, तभी ये चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक है। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक यानी कि अगला जो आपको कोई अन्य विषय भी पढ़ना हो तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम धीरे धीरे चालू कर देंगे। बाकी जो आप देख रहे होंगे कि BA फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर हो उसकी तैयारी हमारे चैनल पर हो रही है और उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं के भी होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और जल्द ही इसके अगले टॉपिक को हम लेकर आएंगे आपके सामने। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।